आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज, मेरे साथ मैं हूं अनीता उपाध्याय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 93A में बने 40 मंजिला 2 टावर्स को गिराने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, इन 2 टावर्स में लगभग करीब 500 फ्लैट हैं और इन्हें बनाने का काम सुपरटेक कंपनी ने किया है और कोर्ट ने इसके अलावा सुपरटेक के खिलाफ नियमों की अनदेखी करने का मामला भी दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में सवाल अब ये है कि अब इस पूरे मसले को किस तरह से कानूनी पहलू के रूप में देखा जाए और कितनी मुश्किलें अब सुपरटेक कंपनी की बढ़ने वाली हैं और इसका इम्पैक्ट अदर कंपनी पर किस तरह से अब पड़ने वाला है। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे साथ रियलिटी कंपनी के डायरेक्टर संदीप बात्रा जी मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ हमारे वकील हिमांशु उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे बिजनेस एडिटर रॉय तपन भारती जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रॉय तपन भारती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस पूरे मसले को किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट इसका अदर कंपनी पर पड़ने वाला है? देखिए, ये मामला सिर्फ सुपरटेक का नहीं है, ये एक ऐसा मामला है एनसीआर का। नोएडा शहर न केवल एनसीआर के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ का मैसेज पूरे देश पर जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कल माइलस्टोन वाला जो जजमेंट दिया है, उसका इम्पैक्ट सभी रियल्टी कंपनियों पर पड़ सकता है और वो सावधानी शायद बरतें, चूंकि एक सिर्फ सिंगल एक कंज्यूमर कोर्ट की शरण में जाता है और कहता है कि जो एग्रीमेंट हमारा बिल्डर के साथ हुआ था या प्राधिकरण के नियमों के तहत 2 मंजिल इमारतों के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए, उसे घटा दी गई जी। तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि दोनों इमारतों को गिरा दो। और मैं समझता हूं कि इस तरह के फैसले कई दफे हुए हैं कि गैर कानूनी इमारतों को गिराने का फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आपको याद होगा अनीता, आदर्श हाउसिंग घोटाला जो बहुत चर्चित हुआ बंबई का, उसे भी गिराने का आदेश जो कोर्ट दे चुकी है। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ किसानों के मामले आए थे जिसमें से उन विवादित जमीनों को, जहां इमारतें बन चुकी थी, बिल्डर ने काफी काम किया था, रियल्टी कंपनियों ने। लेकिन आज अच्छी बात है कि हम इस विषय पर बैठे हुए हैं। एपेक्स बिल्डकॉन ग्रुप के संदीप बत्रा जी हैं। संदीप बत्रा जी रियल्टी कंपनियों की परेशानियों को अच्छी तरह से समझते हैं और कानूनी पेचीदगी क्या है और कैसे कंज्यूमर को सतर्क रहना चाहिए, इस बारे में हिमांशु उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिमांशु जी राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं जी। इनके पास कंज्यूमर बहुत आते हैं, कंज्यूमर का दर्द इनसे ज्यादा क्या कौन जान सकता है। तो हम समझते हैं कि इस विषय पर संदीप बत्रा जी से हम जानकारी ले सकते हैं कि आखिर रियल्टी कंपनियों से क्या गलती हो जाती है। हम एक मोटा मोटी अंदाजा लगा रहे हैं बत्रा जी कि ये 500 फ्लैट बताया जा रहा है। औसतन एक फ्लैट की कीमत 40 लाख से 1.25 करोड़ बताई जा रही है। हम 80 लाख भी औसत एवरेज इसकी कीमत हम लगा लें तो मुझे लगता है कि कितना 4000 करोड़ कितना, तो इतने करोड़ का जो बोझ इस कंपनी पर आया, इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा निवेश हुआ होगा। एक और फैसले में अहम बात आई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राधिकरण इमारत को गिराएगा, इमारत गिराने और उसका मलबा हटाने का खर्चा बिल्डर से वसूलेगा। तो ये भी एक बोझ आया सुपरटेक पर, बाकी प्रोजेक्ट पर असर होगा इतने। तो ये कैसे रियल्टी कंपनी से ऐसी बड़ी गलती होगी बत्रा जी? सर, इसमें मैं गलती नहीं कहूंगा कि बिल्डर की, तो मैं नहीं गलती मुझे मानता है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी है, कोई बिल्डर उस अथॉरिटी की रेंज में काम कर रहा है तो प्रॉपर वो पहले मैप उसका फाइनल करवाता है, सैंक्शन होता है मैप, उसके अकॉर्डिंगली काम होता है वो। तो इसमें ये गलती कैसे मान सकते हैं इस चीज को? जी, मानिए आपका कहना है कि नोएडा अथॉरिटी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से इसकी इजाजत ली गई होगी, नक्शे उसी हिसाब से बदले गए होंगे,
नक्शे कई फेज में पास होते रहते हैं। नहीं, जो भी नक्शे पास होते हैं, नक्शे किस तरह से पास होते हैं, हमें बता नॉर्म्स सकते के हैं? अकॉर्डिंग होते हैं। कैसे जो पास होते हैं? एफआईआर बिल्डर को मिलता है वहाँ पे, जी। जो प्लॉट का एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो एफआईआर मिलता है उसको, जी। उसके अकॉर्डिंग ही नक्शे पास करते हैं वो। ठीक है। और पूरे जो भी इसके नॉर्म्स होते हैं बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंगली, वो पूरे चेक होते जी। हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से चेक होते हैं, उसके बाद वो नक्शे को सैंक्शन मिलता है वहां से। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही बिल्डर काम करता है। तो और अकेला सुपरटेक इसमें गलती नहीं किया है? नहीं, मैं नहीं मान सकता इसमें तो इस चीज को अथॉरिटी कि के बिल्डर- अफसरों की भी गलती है। नहीं, मैं गलती नहीं कहूंगा अथॉरिटी के अफसरों की भी इसके अंदर, क्योंकि आप अगर मौके पे जाके नक्शा चेक करेंगे तो जो नक्शा सैंक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ है। अच्छा। अगर सेटबैक की इसके अंदर बात आ रही है तो सेटबैक भी उसके अकॉर्डिंगली वहां पे छोड़ा गया होगा उसका। जी। एग्जैक्टली मैं नहीं गया हूं सुपरटेक की साइड पे, जी। बट जो उन्होंने सेटबैक उसका छोड़ा होगा वो मैप के अकॉर्डिंगली होगा। और जी। टाइम पे अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स हैं वो जाके चेक भी करते हैं इस चीज को। जी। तो गलती कैसे हो सकती है बिल्डर की? जी। बिल्कुल। और साथ ही हम बात करें संदीप जी, आपसे भी ये सवाल मैं करना चाहूंगी, माननीय न्यायालय की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी ये आदेश दिए हैं कि जिनकी मिली भगत है इस पूरे निर्माण में, जो सुपरटेक कंपनी ने निर्माण किया है इन 2 टावर्स का 40 मंजिला जो इमारत खड़ी की है, और जिन अधिकारियों की मिली भगत है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इन अधिकारियों की मिलीभगत कैसे हो जाती है इन टावर्स को खड़े करने में? नहीं अनीता जी, ये तो बात कहने की हो गई, मुझे नहीं पता माननीय न्यायालय ने क्या देखा है इसके अंदर। जी। बट कोई भी अथॉरिटी की रेंज में जो भी काम हो रहा है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही बिल्डर कर रहे हैं। बिल्डर अपना करोड़ रुपया लगा के अगर फ्लैट बनाते हैं वो, क्योंकि कंज्यूमर जो भी है 30 लाख का फ्लैट, 40 लाख का फ्लैट, 50 लाख का फ्लैट, रिस्क किसका है इसके अंदर? बिल्डर का। बिल्डर करोड़ों रुपए लगा के इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि वो कल को बैंक से भी लोन ले रखा है। एग्जैक्टली बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं इसके जी। अंदर, कि पब्लिक का पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो बिल्डर इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? वो तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली काम करता है उसके अंदर। नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लालच का मामला होता है ग्रेडी कि हम यहाँ 500 फ्लैट बनाना था, चलो 2000 फ्लैट बना लो। ये एक बात आपसे बातचीत से उभर रही है कि प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, नोएडा में नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेसवे में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है, गाजियाबाद में 2 अथॉरिटी है, जीडीए है जिसे हम गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और एक है यूपी आवास विकास परिषद। दिल्ली में एक अथॉरिटी है डीडीए, और गुड़गांव में अथॉरिटी का नाम है हुड्डा। तो इन सारी अथॉरिटी के पास जो नक्शे पास होने जाते हैं, मुझे लगता है कई चरणों में पास होता है नक्शा। क्यों बत्रा जी? नहीं, एफआईआर के अकॉर्डिंगली पास होते हैं। हर अथॉरिटी के अलग अलग नॉर्म्स हैं। एग्जैक्टली, हर अथॉरिटी के अलग अलग नॉर्म्स हैं। तो इसमें अथॉरिटी के अफसरों को समय समय पर रियल्टी कंपनी के जो प्रोजेक्ट के सेक्टर हैं वहां जाना चाहिए। जाते हैं या नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं सर। इवन इसके अंदर बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं। जी। बैंक भी तब तक प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करता जब तक वो प्रॉपर नक्शा और सारी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी ना कर ले। और जब बैंक एक बार अप्रूव कर देता है तो क्लाइंट कंज्यूमर को भी हो जाता है कि तसल्ली, हाँ बैंक ने चेक कर लिया, अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अथॉरिटी से अप्रूव हो गया, बैंक से अप्रूव हो गया वो। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो ये अहम बात पकड़ी है कि नियमानुसार 2 इमारतों के बीच 16 मीटर की दूरी छोड़ी जानी चाहिए थी। उसे इस कंपनी ने सिर्फ 9 मीटर की जगह छोड़ी थी। इसका मतलब है कि आबो हवा आने की जो जगह होनी चाहिए, धूप और हवा जो पहले से खरीद चुके थे, पहले के प्रोजेक्ट में नहीं दिखाया गया, बाद में के प्रोजेक्ट में संशोधन किया गया। तो मैं सिर्फ इतना ही बात कर रहा हूं कि रियल्टी कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा लालच करने की जरूरत है। नहीं सर, आप लोग समझते हैं इस चीज को जी। लालच। जी। कोई कंज्यूमर जो फ्लैट ले रहा है वहां पे, आज वो 30 लाख का फ्लैट ले रहा है, क्या वो 100 करोड़ की लैंड लेके 30 लाख का फ्लैट ले सकता है? नहीं। इतना बड़ा रिस्क ले सकता है वो? जी। ये रिस्क लेता है बिल्डर। जी। ठीक है, बिल्डर का नाम वैसे ही बदनाम हो जाता है। जहां बिल्डर का नाम ऐड हो गया कि बिल्डर है तो गलत है, चोर है, या प्रॉफिट, ये बात हो जाती है इसके अंदर। प्रॉफिट के लिए। Exactly। चलिए रॉय जी, हम कानूनी पहलू भी जान लेते हैं इसका। हमारे साथ हिमांशु उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। हिमांशु जी, आप ये बताएं, जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, जो आदेश जारी किया है, सुपरटेक ने जाहिर सी बात है कि नियमों की अनदेखी की है, उसी के खिलाफ ये फैसला आया है। क्या मानते हैं आप? क्या हम ये माने कि एक लैंडमार्क फैसला लिया है कोर्ट ने? यहाँ कोर्ट का बहुत लैंडमार्क फैसला है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया एक्ट और यूपी अपार्टमेंट एक्ट दोनों को स्क्रूटनाइज करने के बाद जस्टिस शुक्ला और जस्टिस सुनीत कुमार ने जजमेंट दिया है, और डिवीजन बेंच का जजमेंट है, और पूरी तरह से कोर्ट सेटिस्फाइड थी बिकॉज दे हैव वायलेटेड द ऑर्डर्स एंड दे हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट द नॉर्म्स of these 2 acts
तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला सुनाने के लिए कोर्ट बाध्य हुआ। जी चलिए, ये संदीप जी ये बताइए कि इस तरह से रियलिटी कंपनियों को ये नियमों की अनदेखी करने की आखिरकार आवश्यकता क्या पड़ जाती है, ये जानते हुए भी कि कई सारे ऐसे नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही हम इनका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन नियमों को ताक पर क्यों रखा जाता है? अनीता जी, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि बिल्डर का बहुत बड़ा रिस्क होता है। बिल्डर की जड़ें जमीन में होती हैं। बिल्डर अपना 100 करोड़ रुपए लगा के इसके अंदर लैंड परचेज करता है और उसको बिल्डिंग बना के कंज्यूमर के सामने पेश करता है कि हाँ, ये फ्लैट उसको 30-40 लाख का मिलता है। ठीक है, बाद में एक कोई कंज्यूमर चला गया कोर्ट में कि ये चीज गलत हो गई है, तो कोर्ट ने उसके अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया। ऐसा नहीं है। जब बिल्डर ने अपने करोड़ों रुपए लगा के लैंड परचेज की है तो वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा। तो इसके अंदर कोई कच्चा लालच ऐसा मैटर कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, एक चीज मैं इसमें कहूंगा, जो एफआईआर मिलता है जो शासन की तरफ से भी, बाद में कुछ ऐसा होता है कि कुछ एफआईआर आ गया जिसको हम एफआरए के बारे में जो आम दर्शक है उन्हें बता दीजिए आप थोड़ा। जो जमीन की जो चौहद्दी होती है, उसके अनुपात में जो इमारत बनाने की इजाजत देती है उसे फ्लोर एरिया रेशियो कहते हैं। एरिया रेशियो, जो लैंड वहां पे हम लेते हैं, परचेज करते हैं, अलग अलग अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली अलग अलग एफआईआर होता है जी। ठीक है, उसके अंदर डेंसिटी भी काउंट की जाती है सारी, कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन देनी है, हमने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली मिलता है सारा वो जी। तो एफआईआर जब एक बारी, लेट से हम नोएडा अथॉरिटी की बात करें, 2.75 एफआईआर है आज की डेट में, बट कभी यहाँ पे एफआईआर 1.5 भी था, अब 2.75 है, और आगे इसमें परचेजेबल के भी नॉर्म्स आ रहे हैं। तो बिल्डर तो फिर जितना एफआईआर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली भी बिल्डर वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें मैं नहीं कहूंगा कि करोड़ों रुपए लगा के बिल्डर इतना बड़ा कोई रिस्क लेगा और इतना कोई कच्चा लालच करेगा। अच्छा, एक मेरे मन में एक जहन में सवाल आ रहा है कि जैसे नियमों में बदलाव होता रहता है, कभी कोर्ट के आदेश से, कभी सरकार करती है, कभी ऐसो कई तरह के नियम के बदलाव होते रहते हैं। तो एक मुझे जहां तक जानकारी है कि दिल्ली और आसपास और बहुत सारे शहरों में रेन हार्वेस्टिंग के लिए अनिवार्य नियम बनाया गया कि 400 वर्ग फुट से अधिक की जमीन पर रियल्टी कंपनी या बिल्डर यदि इमारत खड़ी करती है तो रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा। मतलब जो बारिश का जो पानी है उसे एक सिस्टम में लाकर कहीं ले जाना पड़ेगा। वो मैं जानना चाहता हूं कि आपका खुद का भी प्रोजेक्ट नोएडा और गाजियाबाद में है, वैशाली, इंदिरापुरम, नोएडा, सब जगह ही है, और दूसरी भी कंपनियों का आपने प्रोजेक्ट देखा होगा। तो क्या इस नियम का पालन कंपनियां कर रही हैं? 100% बिल्कुल किया जाता है सर, 100% किया जाता है इसका पालन। अच्छा, हम लोग अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग, बल्कि उसका बेनिफिट हमें ही मिलता है। जो रेनी वाटर वहां पे इकट्ठा ना हो, वहां पे वाटर लॉगिन ना हो, उसके लिए अगर नॉर्म्स में 2 पॉइंट हैं उसके हार्वेस्टिंग के, तो हमने 4 भी बनाए हुए हैं उसके अंदर जी। तो उसका बेनिफिट हमें ही मिलता है उसके अंदर। हिमांशु जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन गिराने का आदेश हालांकि कोर्ट ने दे दिया है जिस पर कोई सवाल नहीं है, नहीं खड़े किए जा सकते, लेकिन क्या हम ये माने कोर्ट ने इस बात को भी संज्ञान में रखकर ये फैसला लिया होगा जिन लोगों ने एक फ्लैट खरीदने का सपना देखा होगा, और क्या उनके सपनों को भी संज्ञान में लिया होगा कि उन्हें कितना नुकसान होने वाला है? अल्टीमेटली इसमें जो लॉस में रहता है वो एक कंज्यूमर ही रहता है, क्योंकि जो बिल्डर होता है और जो अथॉरिटीज होती हैं, जनरली ये पाया जाता है, इस मैटर के वो छोड़कर बाकी सभी मैटर्स में भी देखें तो जनरली ये पाया जाता है कि बिल्डर और अथॉरिटी की कोई ना कोई मिली भगत से ये फैसले होते हैं जी। और जब फैसले को लास्ट में जब आप देखते हैं तो उस फैसले का असर एक आम कंज्यूमर पर पड़ता है। बिल्डर जो होता है वो अल्टीमेटली अपनी जो भी ओ करता है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसे के रूप में, चाहे कैसे भी, हम कह सकते हैं कि सारे कुछ कर सकते हैं, मतलब सारे के सारे तो नहीं करते होंगे। हिमांशु जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी, अगर कोई कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना चाहे और ये कहना चाहे कि उन्हें ये फ्लैट चाहिए ही चाहिए, क्या उसके खिलाफ भी कोई प्रावधान होंगे कोर्ट में? हाँ, क्या जा सकते हैं कंज्यूमर? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं कंज्यूमर। जिन लोगों को ऑलरेडी उनकी साइट अलॉट की गई थी, जिनको उनके साथ में बिल्डर्स का एग्रीमेंट था, they can also move an application before the appropriate court or before the apex court also। मतलब पैसा रिफंड लेने की जगह पर वो फ्लैट मांग सकते हैं, फ्लैट मांग सकते हैं। वो उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि भाई मैं पार्टी नहीं बना था, आपने जो मेरे को बिना पार्टी बनाए इस तरह का फैसला दिया, वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और अगर कंज्यूमर ये कहे कि उन्हें 40% ब्याज नहीं चाहिए, फ्लैट चाहिए, तो उसके लिए भी वो अपील कर सकता है। देयर इज अ प्रोसीजर लेड डाउन इन द कोर्ट
और लॉ में भी ऐसा प्रोविजन है कि भाई जब उसकी बात को नहीं सुना गया, उसके पीछे से कोई फैसला लिया गया, तो उसके लिए रिकंसिडरेशन के लिए वो कोर्ट में जा सकते कुल हैं। मिलाकर लंबी कानूनी प्रक्रिया में कंज्यूमर पिस गया, बिल्डर पिस गया, और कुल मिलाकर ये 5 साल 10 साल की कहानी होगी। तो जिस बंदे ने 35-40 साल की उम्र में बुक किया, वो तो बुढ़ापे की सरहद में जब अंदर जाएगा तब शायद तमाम फैसले आएंगे। इस तो कई कानूनी पेचीदगियां दिख रही है। देखिए, न्यायालय का जो बेसिक काम होता है जी। वो नियमों की स्क्रूटनाइजेशन का काम होता है, और न्यायालय ने जो भी अपना वर्डिक्ट दिया है वो उन नियमों के पालन का न देखते हुए कि भाई उन नियमों को बिल्डर जो ने पालन मौजूदा नहीं कानून किया है उसको देखना पालन है। नहीं किया, जी। तब उसके खिलाफ कोई फैसला लिया है। क्योंकि कानून पास करते समय न्यायालय के संज्ञान में ये भी होता है कि इससे कंज्यूमर का भी नुकसान होगा, इससे बिल्डर का भी नुकसान होगा, और एक सोसाइटी एट लार्ज का भी नुकसान होगा। एक इसमें बात आ रही है कि नोएडा अथॉरिटी के जिन अफसरों ने गलती की है उनको दंडित किया जाए। बिल्कुल, तो उनको दंडित सजा क्या मिलेगी? उनको सजा का प्रोविजंस हैं लॉ में जो दे रखे हैं, और इसके अलावा बिल्डर के अगेंस्ट में भी कार्रवाई हो सकती है। अगर बिल्डर ने कोई उनसे गलती भी की है, रिकवरी हो सकती है। बिल्डर ने अगर गलती की तो बिल्डर के खिलाफ भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने किसी के साथ कनाइवेंस में ये सब काम किया है तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, सजा उनको भी मिलेगी। आगे जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, रनिंग प्रोजेक्ट हैं, उन पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? देखिए, इन सब चीजों का, क्योंकि अभी हजारों प्रोजेक्ट एनसीआर में चल रहे हैं। देखिए इन सब प्रोजेक्ट्स को आप किसी पर्टिकुलर एक नियमावली के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है। किसी भी आदमी ने किसी भी नियम का अगर उसने अनदेखा किया या उल्लंघन किया, तो ये कोर्ट की अपनी अवधारणा होती है कि उस नियम को, कानून को पालन कराए। ठीक। कोर्ट का तो कितना ही वो आदेश वहां तक है, बस खाली कोर्ट ने कहा है कि आपने इन नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको ये इमारतें डिमोलिश करनी पड़ेंगी। ठीक है। आपको उसको कोर्ट को ये नहीं देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने कंज्यूमर के खिलाफ या बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन लिया है। जी। सिंपल सा प्रोविजन कोर्ट ने ये कहा है कि आपने इस पर्टिकुलर नॉर्म्स का आपने वायलेशन किया है, और इसीलिए आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर इसमें सफर करता है तो वो कंज्यूमर करता है। तो बट कोर्ट ये चीज नहीं देख रही क्या? कंज्यूमर सफर कर रहा है इसके अंदर। आप तो रियल्टी कंपनी को बत्रा जी बिलोंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वकील साहब कह रहे हैं कि कंज्यूमर ही सफर कर रहा है, और आपकी नजर में लगता है बिल्डर भी सफर कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्डर ज्यादा सफर कर रहा है। इन लास्ट आप लेकिन पावर किसके हाथ में है? तपन जी, मैंने पहले भी कहा, पावर किसके हाथ में? मैंने कंज्यूमर पहले के भी हाथ कहा, में मैं या? फिर रिपीट कर रहा हूँ जी। बिल्डर की जड़ें जमीन में होती हैं। जी। बिल्डर ने अगर अपना करोड़ों रुपए लगा के कोई लैंड ली है तो वो अपने कैरियर का रिस्क नहीं लेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं मार्केट में दूंगा। भी इसका एक मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा, उपहार कांड जो हुआ था। जी। कौन नहीं जानता उसके बारे में। 20 साल बाद भी बिल्डर को सजा मिली उसके अंदर। जी हाँ। तो क्या दरवाजा अपनी बिल्डिंग हैंड ओवर करने के बाद दरवाजे की व्यवस्था नहीं थी जैसे दर्शक एग्जैक्टली जा सकते हैं। फायर केस में कि वहां पे प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए, 20 साल बाद भी बिल्डर को सजा मिली। जी। तो क्या आप ये कहेंगे कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट हैंडओवर करने के बाद फ्री हो गया उस प्रोजेक्ट से? नहीं। पर मैं कह रहा हूं कि 20 साल बाद भी वहां पे कुछ भी होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है बिल्डर के ऊपर होता है, और बिल्डर को ही उठाया जाता है सबसे जी। पहले। तो बिल्डर इतना बड़ा रिस्क क्यों लगाएगा? अपनी जेब से इतना पैसा भी लगाएगा, उसके बाद इतना बड़ा रिस्क भी लेगा। जी। तो कुल मिलाकर स्थिति मैं समझता हूं कि कंज्यूमर जो है बुक करते समय बिल्डर से क्वेश्चन करे किन नियमों के तहत है, और बहुत सारी बारीकी जानकारी मुझे लगता है हिमांशु जी। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, बट जी, ये होता हाँ, बोलिए बत्रा जी। ये होता है। जो भी नोएडा अथॉरिटी के नॉर्म्स तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और नोएडा अथॉरिटी अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट है इसके अंदर। बिल्कुल। बत्रा जी, आपसे सवाल मैं कहीं करना चाहूंगी, केवल बिल्डर ही नहीं, अन्य अदर कंपनीज होती हैं, अधिकारियां होते हैं, सरकारी अधिकारियां होते हैं इसमें, जो इस कंपनियों का इन बिल्डिंग्स का निर्माण करने में इनके साथ होते हैं, संलिप्त होते हैं। तो ऐसी क्या वजह है आखिरकार जिसकी वजह से इन नियमों की अनदेखी की जाती है? हाँ अनिता जी, नियमों की अनदेखी मैं नहीं कहूंगा, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बहुत से नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। एनओसी ली जाती हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहां से एनओसी ली जाती है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर का भी होता है, एनवायरमेंटल का भी होता है, अथॉरिटी का भी होता है, अथॉरिटी से मैप सैंक्शन होते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट होते हैं। जी। तो इसमें अनदेखी वाला कोई मैटर आ ही नहीं सकता, और इसमें अगर हमने कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं किया तो फिर अधिकारियों की नजर में ये चीजें क्यों नहीं सामने आ पाती? मैडम मैं वही आपको कह रहा हूं बार बार अनीता जी
कि नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं, पूरे नॉर्म्स फॉलो करने के बाद ही बिल्डिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद ही कंप्लीशन मिलता है। अगर हम कोई भी नॉर्म फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कंप्लीशन नहीं मिलेगा उसके अंदर, और बिना कंप्लीशन के हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते, हम पजेशन नहीं दे सकते। जी रॉय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, हमारे साथ तो अभी जुड़ चुके हैं सुशांत मुटरेजा जी, जो कॉस्मिक ग्रुप के सीएमडी हैं। इनके भी प्रोजेक्ट एनसीआर में चल रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा कई जगहों पर। हम समझते हैं अनीता जी इनसे सवाल कीजिए, क्योंकि सबसे नए मेहमान यही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत जी, आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगी कि किस तरह का फैसला है, कैसा डिसीजन है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस कोर्ट के फैसले को? देखिए, जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनकी एक क्लियर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिवीजन है कि किसने क्या करना है। आज अगर ये प्रोजेक्ट है, हालांकि मैं इस पूरे ऑर्डर को पढ़ नहीं पाया माननीय न्यायालय का जी, पर अभी समय किसी को भी नहीं मिला, ये फर्स्ट रिएक्शंस हैं, बट कोई भी इतना पैसा किसी भी प्रोजेक्ट पर बिना प्लान सैंक्शन किए नहीं लगाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ये पैसा नहीं लगाएगा, अगर ये यहाँ पर प्लान सैंक्शन हुए, जो कि कंपनी, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा कंपनी स्टेटमेंट में था, तो यानी कि जब नक्शा पास होता है तो सभी तरह के एनओसी ले जाते हैं, पूरा का पूरा प्लान जो है उसको बारीकी द्वारा अथॉरिटी द्वारा सीखा समझा जाता है, और उसके बाद वो नक्शा पास होता है। आज अरबों अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट पूरे हिंदुस्तान में ऑन द बेसिस ऑफ सैंक्शन प्लान्स हो रही है। बैंक लोन्स दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलपर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं। इस तरीके का जो डिसीजन है वो एक मिसट्रस्ट क्रिएट करता है इन द ओवरऑल सिस्टम ऑफ द रनिंग ऑफ द कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में, किसी भी हर क्षेत्र में। आज मान लीजिए मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो उसके लिए गवर्नमेंट से प्री सैंक्शन परमिशन लेकर के उस काम को कर रहा हूं। आप अगर या तो उसी समय रोक दिया जाए, और अगर मान लीजिए आज माननीय कहना है कि अथॉरिटी चाहे तो शुरू में ही रोक दे, एब्सोल्युटली। और मगर एक चीज बताइए, रियल्टी कंपनी से सुशांत जी आप भी हैं और हमारे साथ एपेक्स के संदीप बत्रा जी डायरेक्टर हैं। जी जी, मैं आप दोनों से सवाल करना चाहता हूं कि जैसे जैसे रियल्टी कंपनी का ग्रुप बड़ा होता जाता है, बहुत बड़ा होता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सुपरटेक की सीएमडी और डायरेक्टर को सारी चीजें पता होगी डे टू डे, क्योंकि इतने जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप जैसी कंपनियों के यहाँ एक लीगल सेल भी होता है, लीगल सेल में कई तेज तर्रार वकील होते हैं जो लीगल एडवाइजर होते हैं। वो क्या कर रहे थे? वो उनका काम नहीं था कि अथॉरिटी के अफसर से मिलते, अपना कमेंट और नोट देते कि साहब यहाँ नहीं होना चाहिए, हम नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। वो क्या सोए हुए थे? उनका भी तो काम बनता था कि वो रियल्टी कंपनी के अपने मैनेजमेंट को आगाह करते, नहीं तो 500 कंज्यूमर तो फंस जाएंगे इसमें, बिल्डर का भी पैसा फंस गया इसमें। जी, मैं वही आपको मैं जैसे पहले बताया, न्यायालय के आदेश को देखना पड़ेगा, किन नॉर्म्स को फ्लाउट किया गया उसे देखना और समझना पड़ेगा। ये फर्स्ट रिएक्शन है, पर जो प्रथम दृष्टिया जो कहते हैं, जो पहली नजर में जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि डेवलपर के पास सैंक्शन प्लान्स थे, डेवलपर के पास कंस्ट्रक्शन परमिशंस थी, डेवलपर के पास सभी रिगार्डिंग एनओसीज थे। वो लेने के बाद में इतने बड़े प्रोजेक्ट का लॉन्च, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी डेवलपमेंट सब कुछ किया गया होगा। अगर ये किया गया और आज इसको तोड़ा जाता है तो इसका खामियाजा डेवलपर क्यों दे? इसका खामियाजा जो है वो या तो अथॉरिटी को देना चाहिए जितने पैसे लगे हैं। अरे आपका कहना है कि अथॉरिटी को भरपाई करनी चाहिए, गलती उसकी है। बिल्कुल, अगर सभी नॉर्म्स मीट किए गए थे तो अभी ये एक फर्स्ट रिएक्शन है। अभी नहीं, उसमें तो बात आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो वकील मौजूद थे उनसे भी कल मेरी बात हुई थी जी। उन लोगों ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात को नोटिस लिया है कि नोएडा अथॉरिटी ने नक्शे को पास किया जी, और उनको दंडित किया जाए। इसमें आपकी बात काफी हद तक सही है कि अथॉरिटी ने पास किया तो कैसे किया, तो फिर तो किया तो भाई इसमें बिल्डर का दोष कहाँ है? तो फिर तो एक काम करना पड़ेगा, जितने डेवलपर्स काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो माननीय अदालत के न्यायालय के पास पहले अपना नक्शा सबमिट कराएंगे। पहले अगर न्यायालय ये इसकी स्वीकृति दे कि हाँ ये नक्शा ठीक है और इस पर काम किया जाए तो सब लोग काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, पूरा देश अपना काम रोक देगा। अच्छा पॉइंट। लेकिन सुशांत जी, अक्सर देखा भी है कि कस्टमर्स द्वारा, कंज्यूमर्स द्वारा बिल्डर्स के खिलाफ कंप्लेन भी जाती रही है कि टाइम पर पोजीशन नहीं ली जाती और नियमों की अनदेखी की जाती है। देखिए, हर डेवलपर का काम करने का अपना सिस्टम है।
कंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस, एक एक्टिविटी ऐसी है जो कि बड़ा लंबा समय लेती है। हर डेवलपर को इस चीज का ध्यान तो रखना ही होगा कि वो समय से पोजीशन दे, पर वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम सबको काम करना चाहिए। मान लीजिए आज तो समय पर पोजीशन देने की तरफ अग्रसर है पूरे, आज इतनी मंजिलें डाल चुके हैं और बीच में ये जो आदेश है ये सिर्फ आपको क्या लगता है सिर्फ ये उस प्रोजेक्ट को हैम्पर करेगा? ये सिर्फ उस प्रोजेक्ट को हैम्पर नहीं करेगा, ये सुपरटेक के मुझे ऐसा लगता है, प्रभु ना करे ईश्वर ना करे, पर ये बहुत बड़ा असर डालेगा। सिर्फ सुपरटेक पर ही नहीं, ये पूरी हिंदुस्तान की डेवलपमेंट इंडस्ट्री पर इंपैक्ट डालेगा कि आप कोई भी डिसीजन लें, आप अरबों रुपए का डिसीजन लें, तो क्या आप किसको ट्रस्ट करें? मैं किसको भरोसेमंद समझूं? हमारे कई नक्शे हम अथॉरिटी को प्रपोज कर देते हैं, हम इसे ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसे बनाना चाहते हैं। हम अगर 4 नक्शे प्रपोज करते हैं तो उसमें से एक नक्शा अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है, बड़ी मुश्किल से 20 बार अमेंड करवा करके वो नक्शा पास कराया जाता है। जी चलिए रॉय जी, आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी, क्या लगता है आप कितनी मुश्किलें और देखनी पड़ेंगी सुपरटेक को, अदर रियलिटी कंपनीज को? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि कंज्यूमर को अब बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि जो बिल्डर नॉर्म्स को पालन कर रहे हैं और लीगल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखें। मैं बेंगलोर के बारे में कुछ मेरे पास नमूने हैं कि वहाँ के कंज्यूमर फ्लैट खरीदने के पहले वकील हायर करते हैं और वकील हायर करने में 5 या 10 हजार लगता है, वो बियर कर लेते हैं कि भैया 5 हजार 10 हजार भुगत लो। ये यदि वकील एडवोकेट ने ओके कर दिया तो फिर फ्लैट खरीदो। तो मैं समझता हूं कि एक नई चीज हमें देखने को आएगी। हिमांशु जी ज्यादा सही ढंग से बताएंगे कि कंज्यूमर को आप फ्लैट खरीदने के पहले लगता है कि वकीलों के पास जाना पड़ेगा। मैं इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। नहीं, बोलिए बत्रा जी। यहाँ पे आप वकील हायर करने की बात कर रहे हैं, तो अथॉरिटी भी अपने पूरे नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही मैप सैंक्शन करती है, जो भी सैंक्शन करती है। उसके बाद जब बैंक अप्रूवल देता है, बैंक भी लॉयर को दिखा के टेक्निकल और फाइनेंशियल सारी एडवाइस लेके उसके बाद ही मैप सैंक्शन करता है। तो उसमें एक और वकील को आप ऐड कर दो, कल को उस चीज को भी चैलेंज कर दे, ये तो अपने देखिए, ये तो कोई नॉर्म्स नहीं है, एक ट्रेडिशन समाज में डेवलप होता है। मैं वकील पता नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील आप बिठा लो। इसमें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब बार बार ये लोग सब क्योंकि बिल्डर लॉबी से हैं तो ये अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, अपने आप को। एक मिनट में बता रहा हूँ। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी आदमी ने किसी रूल्स और लॉ में ये कंफर्म कर रखा है कि आप 15 माले तक बना सकते हैं। जी चलिए कोर्ट की तरफ से ये फैसला तो फिलहाल आ गया है कि जिन सुपरटेक कंपनी जिसने नियमों की अनदेखी की है उनके खिलाफ आदेश जारी कर दिए गए हैं केस दर्ज करने के लिए, और साथ ही साथ मुश्किलें हालांकि जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी सुपरटेक कंपनी की, लेकिन अदर्स जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके भी माइंड में काफी असर पड़ेगा इन सब चीजों का, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जिसे कहा जाए वो सामने आ जाती है, क्योंकि फ्लैट्स को लेकर एक बहुत बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है कंज्यूमर्स को लगा है। जीवन में सपना होता है घर हो अपना। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सपना जो है अब लोगों का वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा झटका लोगों को जरूर लगा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।